हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। दोस्तों आज हम बायोमोलिक्यूल्स के क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये आपके 10 ईयर में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके पेपर में आने वाले हैं और गारंटी है इनके अलावा जो भी हम बोर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं उसके अलावा आपके बायोमोलिक्यूल से एक भी क्वेश्चन आपके में पेपर में नहीं पूछने वाला। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। इसके लिए दोस्तों मैंने 2 दिन लगाए हैं इन टॉपिक्स को रिसर्च करने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें दोस्तों, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जो जो बताने वाला हूं एक एक चीज को अच्छे से नोट करते जाएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स जो आपका 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता है और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उससे बाहर आपका पेपर में नहीं आने वाला है। तो एक एक करके दोस्तों डिस्कस करते हैं। आपका ये बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो 5 कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, आरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड, इन सब में डिवाइडेड है। तो इन एक एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी टर्म आपको याद करनी है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। ये जो इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे उनके आपको नाम बताने पड़ेंगे। जैसे माल्टोस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, लैक्टोस में आपको ग्लैक्टोस और ग्लूकोज मिलते हैं। ऐसे ही आपको सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोस मिलता है। तो ये आपको प्रोडक्ट्स के नाम दोस्तों पता होने चाहिए, इनको अच्छे से याद करना है आपको। माल्टोस ये जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रखे पूरे 4। दोस्तों हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च आपको एन नंबर ऑफ आपको ग्लूकोज मिलते हैं। और दूसरी बात, जो आपका स्टार्च है वो प्लांट के अंदर, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका प्लांट की बॉडी के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों ये प्लांट के अंदर पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट। एक एनिमल के अंदर भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसको कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज एक वो कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, और स्टार्च एक ऐसा है जो आपका प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इनको अच्छे से याद रखना। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर है उनको आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। जैसे ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका बन जाता है 1 मार्क्स का। ये मैंने डिफरेंस में लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोस्तों रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलरेंस का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर देते हैं। दोस्तों मैंने टॉलरेंस टेस्ट करवाया था, उसमें मैंने बताया था अल्डिहाइड जो है पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं टॉलरेंस टेस्ट के साथ। और जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर भी एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, मतलब ग्लूकोज भी अल्डिहाइड ग्रुप पे काउंट होता है। और अब ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करना, ग्लूकोज क्या है, एक अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और रिड्यूसिंग शुगर क्या, पॉजिटिव वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज देता है टॉलरेंस के साथ। मतलब कि आपका जो ग्लूकोज है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। और ग्लूकोज कौन कौन से हैं, माल्टोस क्या है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होते हैं। इसमें ग्लैक्टोस और ग्लूकोज, मतलब वो भी 2, ग्लैक्टोस भी एक ग्लूकोज ही है तो ये भी ग्लूकोज। लेकिन जो सुक्रोज है उसमें आता है फ्रक्टोस, और फ्रक्टोस में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप। और कीटोन ग्रुप रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते क्योंकि वो टॉलरेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। तो मतलब माल्टोस और लैक्टोस आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपके पास 1 मार्क्स में आपका एमसीक्यू आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन होगा पहला माल्टोस और लैक्टोस, दूसरा होगा लैक्टोस और सुक्रोज, तीसरा होगा माल्टोस और सुक्रोज, और चौथा में तीनों दिए गए होंगे। तो आपको राइट में क्या करना है, माल्टोस और लैक्टोस वाले, क्योंकि सुक्रोज में आता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस कीटोनिक ग्रुप होता है और कीटोनिक ग्रुप पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता टॉलरेंस के साथ, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाते हैं। तो ये याद रखना है, जो आपका सुक्रोज है ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एक क्वेश्चन 100% आपका पेपर में आएगा। दोस्तों केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, या फिर दोस्तों ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का, उसके साथ जो भी रिएक्शन होने वाली है
उनको दोस्तों ये 6 रिएक्शन है, और ये 6 रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करती है ग्लूकोज की। हर एक प्रॉपर्टी, हर एक केमिकल रिएक्शन इंडिकेट कर रही होगी ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी को, और आपको वो प्रॉपर्टी और वो क्या इंडिकेट कर रही है दोनों को आपको पता होना चाहिए। दोस्तों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट दोस्तों एक ग्लूकोज है CHOCHOH होल के साथ 4 और नीचे CH2OH लगा दोगे तो एक ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसको याद रख लेना। बोलेंगे आपको डी ग्लूकोज के साथ जब आप HI की रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या हो रहा है, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, और क्या हो रहा है और वो इंडिकेट क्या करता है। तो दोस्तों जब आप डी ग्लूकोज के साथ HI की रिएक्शन करवाओगे तो आपको 6 कार्बन की एक स्टेट चेन मिलेगी जिसमें आपका एन हेक्सेन बन रहा है। क्या बन रहा है, एन हेक्सेन बन रहा है ना, ये 6 कार्बन की स्टेट चेन है, और ये HI के साथ रिएक्शन करवाने पे तो ये क्या इंडिकेट करता है, सिक्स कार्बन एटम लिंक्ड इन अ स्टेट चेन, कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन एटम है वो स्टेट चेन में आपके लिंक्ड है। तो यहां से एक चीज ये इंडिकेट करता है। एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों जब आप NH2OH के साथ ग्लूकोज को रिएक्शन करवाओगे तो आपका यहाँ पे ऑक्साइम बन जाएगा। दोस्तों जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें अल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब आप NH2OH के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका ऑक्साइम बन जाता था। और ग्लूकोज क्या है, एक अल्डिहाइड है। ग्लूकोज क्या है, ये अल्डिहाइड है। वो हमें कैसे पता चला, जब हमने ग्लूकोज को NH2OH के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका ऑक्साइम बन गया। और हमने ये नोटिस कहाँ करा था कि जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पे अल्डिहाइड के साथ जब आप NH2OH को रिएक्ट करवाते थे तो आपका ऑक्साइम बन रहा था, और जब आपने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया तो भी ऑक्साइम बन गया। मतलब कि ग्लूकोज भी क्या है, एक अल्डिहाइड ही है। तो यहां से आपको पता लगता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑक्साइम बन रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे आपका NaOH यहाँ पे ओ हट जाएगा और यहाँ पे NaOH आके लग जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑक्साइम। ये क्या इंडिकेट करता है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड है। दूसरा दोस्तों जब आप अल्डिहाइड के साथ HCN की रिएक्शन करवा रहे थे तो वहां पे साइनोहाइड्रीन बन रहा था, और यहाँ पे भी हम ग्लूकोज के साथ HCN की रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्डिहाइड जो ग्रुप है उस पे फर्क पड़ गया, यहाँ पे साइनोहाइड्रीन ग्रुप बन गया। तो दोस्तों ये वाली प्रॉपर्टी HCN और NH2OH, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करती है कि जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इसको अच्छे से याद रखना। अब आ जाते हैं इन 3 प्रॉपर्टीज की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आती है, जब आप ग्लूकोज को रिएक्शन करवाओगे Br2 पानी के साथ, Br2 पानी के साथ जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे CHO आपका COOH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इंडिकेट क्या करता है कि इसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये वाला, ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये इंडिकेट करता है क्या, Br2 पानी, क्योंकि जब आप Br2 पानी डाल रहे हो तो CHO है वही आपका एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे भी सेम ऐसा हुआ। इससे हमें पता लगा कि ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर। दोस्तों तीसरी क्या है, जब आप अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, CH3CO होल 2 O के साथ रिएक्ट करवाओगे अनहाइड्राइड के साथ, किसको, ग्लूकोज को, तब आपको क्या जो प्रोडक्ट मिल रहा है दोस्तों, इससे हमें पता लगता है जो आपका ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारे 5 अल्कोहल ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी इसने रिप्लेस कर दिया अनहाइड्राइड ने, और यहाँ पे भी 4 को रिप्लेस कर दिया अनहाइड्राइड ने। हमें यहाँ से ये पता लगा, क्योंकि OH को रिप्लेस करके ही आपका एनहाइड्राइड लगता है, यहाँ से हमें ये पता लगा कि यहाँ पे अल्कोहल के 5 ग्रुप है, इसलिए इसने 5 को रिप्लेस करा, 4 यहाँ 1 यहाँ पे। तो ये इंडिकेट करता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहल ग्रुप है। तो दोस्तों ये होगी आपकी 5वीं प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी क्या है, अल्कोहल को जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या, जो आपका ये वाला अल्कोहल था ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज होके क्या हो गया, आपका एसिड बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल आपका एसिड में कन्वर्ट होता है जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो। तो दोस्तों ये था आपकी छठी प्रॉपर्टी। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन 6 की 6 प्रॉपर्टीज को
टिप्स पे याद कर लो, एक प्रॉपर्टी आपको पेपर में मिलने वाली है। दोस्तों एक और बात, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आपकी ग्लूकोज की क्या इसके ड्रॉबैक रहे थे कि जिससे आप कह सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो दोस्तों तीन मैं आपको ड्रॉबैक बताने वाला हूं, उन तीनों ड्रॉबैक को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। दोस्तों पहला कि जो ग्लूकोज है ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, जबकि अल्डिहाइड जो ग्रुप है वो बाइसल्फ सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देता है, ये ग्लूकोज नहीं देता। दूसरा ये शिफ्ट टेस्ट आपका अल्डिहाइड देता है, ग्लूकोज नहीं दे रहा, ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है शिफ्ट के साथ। तीसरा 2DNP 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है अल्डिहाइड, लेकिन ये नेगेटिव दे रहा है। तो ये 3 पॉइंट शिफ्ट टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट ये नेगेटिव देता है लेकिन अल्डिहाइड पॉजिटिव देता है। ये इसके ड्रॉबैक्स है, इनको भी अच्छे से याद रखना, कॉपी में साथ साथ नोट करते रहो। दोस्तों अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक की तरफ, प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड में आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं। दोस्तों इसमें आपको करना है पहला टॉपिक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करना है? डीनेचुरेशन ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जब भी आप प्रोटीन, किसी प्रोटीन को जब आप टेम्परेचर देते हो तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसका क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक एक बात जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप डीनेचुरेशन करोगे किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर पे क्या होगा, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन होगा, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन होगा, वो तो दोस्तों बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा, लेकिन जो आपका 1 डिग्री होगा वो इंटैक्ट रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा, वो लॉस नहीं करेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देंगे, जबकि 1 डिग्री आपका इंटैक्ट रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होगा वो आपका फिब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा ये है आपका डीनेचुरेशन से ये होता है। दोस्तों इसको अच्छे से कर लेना। अब आता है दोस्तों सेकंड, ज्यूट्राइन। दोस्तों ज्यूट्राइन क्या, अमीनो एसिड को ज्यूट्राइन कहा जाता है क्योंकि उसमें एसिड, और एक टाइम आता है जब एक्वस सॉल्यूशन में आप डालोगे अमीनो एसिड को, तो वहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव का निकलना क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर, और H पॉजिटिव का लगना क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। तो वो H पॉजिटिव, वो जो चीजें होती है वो एक ही कंपाउंड पे होती है, H पॉजिटिव जाता है, H पॉजिटिव जाके लग जाता है, जिसकी वजह से सेम कंपाउंड पे एसिडिक और बेसिक दो बिहेवियर दोनों आते हैं, और वो आयन को कहा जाता है ज्यूट्राइन, जिसकी वजह से जो आपका अमीनो एसिड है एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं, और ऐसा ही होता है अमीनो एसिड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो एम्फोटेरिक नेचर आपका अमीनो एसिड कैसे दिखाता है, ज्यूट्राइन की वजह से। और ये दो टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा दोस्तों आपको कुछ बेस याद होने चाहिए डीएनए और आरएनए के, और ये पता होना चाहिए कि डीएनए में कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में नहीं है, और आरएनए में कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में नहीं है। दोस्तों डीएनए में होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ध्यान से सुनना, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। देखो फर्स्ट तीन इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, लेकिन डीएनए में आता है थाइमीन, जबकि आपका आरएनए में आता है यूरासिल। तो आपको ये याद रखना है, डीएनए में यूरासिल नहीं आता, डीएनए में थाइमीन आता है, और आरएनए में थाइमीन नहीं आता, इसमें यूरासिल आता है। ये भी 1 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, या फिर कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में होता है पर आरएनए में नहीं होता। अगर डीएनए में है आरएनए में नहीं है तो थाइमीन है, और आरएनए में है डीएनए में नहीं है तो वो यूरासिल है। अच्छे से कर लेना इसे भी दोस्तों। अब आता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार सीबीएसई में पूछा गया तो इसको भी मैंने इंक्लूड करा है। वो एसेंशियल जो आपके बॉडी में प्रेजेंट हो अमीनो एसिड, वो एसेंशियल, जो नहीं प्रेजेंट हो आपको एक्सटर्नल लेने पड़े, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसकी इजी सी डेफिनेशन कर लेना। ये तो हो गया आपका प्रोटीन और अमीनो एसिड।
अब दोस्तों विटामिन की बात करें, विटामिन से आपको बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। दोस्तों विटामिन आपके सारे हैं वैसे तो इसमें। विटामिन आपके दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। दोस्तों जो फैट सोल्यूबल है वो होते हैं डीक, DEAK, ये चार आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, DEAK, डीक। अब आपको ये याद रखना है कि कौन से अगर इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ये आपको याद रखना है। विटामिन डी की अगर डिजीज डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स हो जाएगा। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी। विटामिन ए की आपकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर के की विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई, मतलब कम हुआ, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाएगा विटामिन डी की कमी हुई तो, के की सॉरी। दूसरे टाइप के विटामिन आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें आते हैं B1, B6, B12 और सी, या फिर आप सिर्फ BC भी कह सकते हैं। BC आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं और बी में कुछ कैटेगराइज होते हैं। दोस्तों बी में आपके B1, B2, B6 और B12 होते हैं। B2 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा। B1 की अगर कमी हो जाए तो बेरी बेरी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। B6 की कमी हो जाए तो कन्वर्जन डिजीज होती है। B12 की हो जाए तो परनीशियम एनीमिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, B12 की कमी से कौन सी डिजीज होती है, परनीशियम एनीमिया। मतलब कि ये सारे जो भी आपको नाम है आपको याद होने चाहिए कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होती है। सी दोस्तों विटामिन सी, जिसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, उसकी कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है विटामिन सी से रिलेटेड कि वाई विटामिन सी इज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी स्टोर क्यों नहीं होता। दोस्तों विटामिन सी है वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल जो है वो हमारे वाटर में वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूराइन, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल होके सोल्यू होके वो यूराइन की फॉर्म में निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो इसका ये आंसर है। दोस्तों ये हो गए सारे टॉपिक। अब आपको कुछ डिफरेंस और लिंकेज बताने वाला हूं जो आपको 110% अच्छे से करके जाने हैं, और ये आप भूल जाते हो ये करना, तो इसलिए मैंने अलग से लिखे, इनको अच्छे से करके जाना है आपको। पहला आता है लिंकेज, बताता हूं पहले। चार लिंकेज है जो आपको याद करने हैं। दोस्तों पहला लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज, या इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। पेप्टाइड लिंकेज होता है अमीनो एसिड्स के बीच, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये NH और CO, NH और CO से ये जुड़े होते हैं, NH और CO से अटैच्ड होते हैं। मतलब एक का आपको अमीन वाला ग्रुप से हटाना है H, और इससे हटाना है OH। एक से OH हटाओगे, एक से H हटाओगे, तो वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल हटाना है आपको। एक अमीनो एसिड से H हटा दोगे, एक से आप OH हटा दोगे, और इन दोनों को, दो अमीनो एसिड को जोड़ दोगे, और जो ये लिंक है इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। NH और CO का जो लिंक है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दोस्तों दो मोनोसेचराइड्स के बीच में लिंक होता है, दो मोनोसेचराइड्स के बीच में ये लिंक होता है, और ये लिंक बाय ऑक्सीजन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों तीसरा होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉस्फोडाइस्टर, ये भी कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आपको लिखना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चौथा ये बॉन्ड है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों जो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो जो डबल स्ट्रैंड जो होती है हमारी, वो डबल स्ट्रैंड जो जो बॉन्ड से वो अटैच्ड होती हैं वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है स्ट्रैंड्स का, वो किस बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आपको पता होना चाहिए DNA के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों अलग अलग आपके DNA होते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, दो टाइप्स के आपके अंदर होते हैं और उस DNA के अंदर। और अल्फा हेलिक्स में आपका इंट्रा मोलिक्यूलर,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बीटा प्लेटेड के अंदर आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा के अंदर इंट्रा होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बीटा प्लेटेड के अंदर आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर डीएनए के पूछा जाता है कि व्हाट इज द बॉन्ड इन द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, तो आपको लिखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हो गया लिंकेज, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आगे डिफरेंस, जो आपको डिफरेंस करके जाने, छोड़ के नहीं जाने, सिर्फ दो लाइन के आपके डिफरेंस है, इनको अच्छे से करके जाना दोस्तों। पहला डिफरेंस आता है आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग फिगर, 2 लाइन का आपको करना है। ये 2 मार्क्स से ज्यादा का पेपर में आएगा नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। दूसरा, और आपको बुक में भी नहीं मिलेगा 2 से ज्यादा लाइन का है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन की डिफरेंस करना है। तीसरा, ग्लोबुलर और फिब्रस प्रोटीन का करना है, दो सिर्फ दो करने, 2 से ज्यादा नहीं करने। चौथा, आरएनए और डीएनए के बीच में दोस्तों फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों डिफरेंस आपको करने हैं। पांचवा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस। ये दोस्तों लग रहे हैं आपको 5-6 डिफरेंस हो गए, लेकिन ये 2-2 लाइन के हैं, टोटल आपके 12 लाइन के आपके डिफरेंस बन रहे हैं। तो यहाँ से, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, हर बार आपका डिफरेंस पूछा जाता है, तो एक डिफरेंस तो अच्छे से करके जाना है, मतलब एक आएगा ही तो अच्छे से कर लेना इन सबको। आरएनए डीएनए, पांचवा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और छठा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स में अभी बताया था आपका इंट्रामोलिकुलर होती है, बीटा प्लेटेड में अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से एक छोटे मोटे दोस्तों डिफरेंस है, इनको अच्छे से करके जाना दोस्तों। ये था जो आपका 5 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल्स में जो टॉपिक्स आपके सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं दोस्तों, आपको जरूर उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।